अब क्या है, अब है डेफिनेशन ऑफ इंडेक्सेस। तो क्या मतलब होता है इसका, ये सब हम लोग को आता है पहले से, राइट। तो क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट से, फिर भी है ना कि चलो देखते हैं। ए की पावर 0 1 होता है, वाह पता नहीं था मेरे को ये। ए की पावर माइनस एम जो होता है 1 अपॉन ए की पावर एम, जहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं है, ठीक है बढ़िया। क्योंकि 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने बोला कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए की बार एम प्लस एन को तोड़ के लिख सकते हैं, ए की बार एम इंटू ए की बार एन प्लस इसलिए डाला कि इसके में रिवीजन हो जाए। ए की बार एम माइनस एन तो हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, डिवीजन में आ जाता है। ए की पावर एम एन हो तो ए की पावर एम एन लिख देते हैं इसको। ए की पावर पी बाई क्यू जब भी हो, हाँ तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने मान लो ए 3/2 लिखा है, ठीक है, तो हम इसका लिख सकते हैं ए इंटू 3 और यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे करके क्यूब रूट, ठीक है। मानो ये ना होकर के यहाँ पे ऐसा होता ए की पावर मान लो होता है 7/3, तो ए की पावर 7 को तो तुमने अंदर लिख लिया, और यहाँ क्या क्या 1/3, तो 1/3 को तुम लिख सकते हो सीधे क्यूब रूट बाई 3, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरा, सुनो। हाँ भाई, ये समझो 4 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर उसने ब्रैकेट लगा दी ना, तो इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस वाली प्रॉपर्टी से। पर ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये तो अलग ही चीज़ लिखी है ना, ये तो लिखा है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, इसका मतलब पता क्या हो गया, देखो पहले देखो 3 की पावर 3, दिस इज व्हाट, दिस इज 27, फिर 3 की पावर 27, तो तुम्हें 3 को लिखना पड़ेगा कितनी बार, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, 3 की पावर 27, बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है 3 की पावर 27। और फिर जो 3 उसकी भी पावर, मतलब ये जो नंबर आएगा, मान लो 3 की पावर 27 जो है वो मान लो ए के बराबर आ गया, तो ये हो गया 3 की पावर ए, क्या हो गया 3 की पावर ए, और कितना बड़ा नंबर होगा सोच के देखो, ए इतना बड़ा नंबर होने वाला है, तो 3 की पावर ए तो बहुत ही बड़ा होगा, और ये इतना बड़ा होगा, तो सोचो 4 की पावर 3 की पावर ए कितना होगा, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये क्या है, तो ये क्या है, ये तो सिंपल है 4 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 3 यानी कि 81, तो ये तो 4 की पावर 81 है, और ये तो कुछ बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है, 4 की मतलब 3 की पावर ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद वैसे क्वेश्चन है, जो कुछ बच गया था, अरे एलसीएम ऐसे तो रह ही गया, हाँ सही। अरे हाँ, इससे मेरे को एकदम से याद आ रहा है, जो मैं पिछली क्लास में भूल गया था कि मैंने तुम्हें वो नहीं कराया, कुछ सिंबल्स कुछ साइंस मुझे करवाने थे तुम्हें, रुक जाओ, है ना, उस पर भी बात कर ही लें यार, वो बहुत टाइम से मैंने छोड़ रखा है इस चीज़ को। सुनो, इस साइन को बोलते हैं, ये जो साइन है ये, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि x जो है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर के जो सेट है, का जो सेट है उसको बिलोंग करता है, जैसे n का सेट क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, n का होता है 1 2 3 4, तो हम ये बोल सकते हैं x जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, इस टाइप से हो सकता है, ये मतलब होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। फिर ऐसी एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट का क्या एग्जांपल हो गया, तो भैया स्क्रीनशॉट खींचते रहना यार, मैं जब भी रब कर देता हूँ ना उससे पहले स्क्रीनशॉट खींच लिया करो तुम इस चीज़ का। देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब जैसे मैंने बोला कि देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट x+2 जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एस एक्स सच दैट x+2 = 3, कौन सा x होगा, वो x = 1 होगा। एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है जिस x के लिए x+2 जो है वो 3 हो जाए, तो उसका आंसर ही होगा x = 1, ठीक है। अच्छा, ये मतलब होगा देयर एग्जिस्ट का। अब एक चीज़ होती है इम्प्लाइज टू, इम्प्लाइज, और इसका मतलब होता है मतलब इसका मतलब होता है मतलब, ठीक है ना, समझते हैं इस चीज़ को, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इम्प्लाइज, और एक चलो इसी के साथ में लिख लो नॉट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि मतलब नहीं है, मतलब नहीं क्या कन्फ्यूजिंग सी लाइन बोल रहा हूँ मैं, मतलब नहीं। सुनो, जैसे मैं किसी ने बोल दिया कि x² - 4, ये हर टीचर का फेवरेट एग्जांपल होता है, तो मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देता है ये। x² - 4 = 0 इम्प्लाइज कि x = तुम्हें बताना है कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें, ठीक है। हर टीचर करवाएगा तुम्हें ये, क्योंकि बहुत ही फेमस है और हर कंसेप्ट को क्लियर कर देता है इम्प्लाइज टू वाले फंक्शन का। अब सुनो, x² - 4 = 0 इम्प्लाइज x = 2, मतलब क्या है इसका, वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर x² - 4 0 है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 2 के बराबर है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि x जो है वो 2 तो हो ही सकता है, पर साथ में x जो है वो -2 भी तो हो सकता है,
तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि अगर x4 माइनस 4 जीरो होगा तो सिर्फ x इक्वल टू 2 ही होगा, उसे बोलना चाहिए x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तब तो मैं बोलूँगा ये सही है। अगर वो ये बोल रहा है कि इम्प्लाइज टू जो है वो x इक्वल टू सिर्फ 2 ही दे दिया उसने, तो गलत है, नहीं तो गलत है। और अगर बोला कि x इक्वल टू जो सिर्फ -2 है तब भी गलत है, क्योंकि फिर तुमने 2 छोड़ दिया। अच्छा, आपको ये बोल दे कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। मैंने ये कब बोला कि 2 को छोड़ दो? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम -2 को भी साथ में ले लो, मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं कि 2 को छोड़ दो। समझ में आ रही है बात मेरी कि ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है कि किसने 2 को कंसिडर नहीं किया। हो सकता है कि x सच में 2 ही होता। अच्छा, अगर ऐसे ले लें कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाइज कि x जो है वो 2 के बराबर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कि x² माइनस 4 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ x जो है वो 2 ही होगा, है ना। x² माइनस 4 का मतलब ये नहीं है कि x जो है वो 2 होगा, हो सकता है x इक्वल टू -2 भी हो, ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आज तो समझ में आ गया होगा। अब एक और स्टेटमेंट सुनो जो बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। अगर तुम्हें अपना 10th क्लास याद हो तो तुम 10th क्लास में एक भयानक सा मॉन्स्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे तुमने पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये भयानक मॉन्स्टर जो था तुमने पढ़ा रखा था 10th क्लास में। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि साइन थीटा जो है, ठीक है ना, सुन लेना, वो 1 है, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि कॉस थीटा जो होगा वो 0 होगा? इस फिगर यार साइन थीटा अगर 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो ये 0 ही तो होगा। तो मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब है कॉस थीटा जो है वो 0 होगा। तो मैंने कहा हाँ सही है, ये तो सही है। आपको बोलेगा कि कॉस थीटा अगर 0 है तो क्या साइन थीटा 1 होगा क्या? ठीक है, ज़रा सोच के बताना कि ये पूछ रहा है कि कॉस थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा 1 है। अगर तुम ध्यान इधर देखो तो अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो तो 1 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा जो है वो तो 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो ये तो पुरानी वाली बात ही हो गई, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि साइन थीटा हो सकता है -1 हो। ठीक है, तो सिमिलरली तुम उल्टा भी हो सकते हो कि अगर साइन थीटा 0 दे रखा है तो फिर से अगर कोई बोल देगा कि कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर है तो ये गलत हो जाएगा। कोई ये बोल देगा कि साइन थीटा जो है अगर वो 0 के बराबर है तो ये डज नॉट इम्प्लाइज कि कॉस थीटा जो होगा वो 1 होगा, देन दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस थीटा 1 हो सकता है कि -1 हो। आई होप सो तुम्हें सारे सिंबल समझ में आ गए, बस यही सिंबल्स हैं, बाकी जो सिंबल्स होते हैं IITJ मैथमेटिक्स में वो हम लोग समझाते रहेंगे बीच बीच में, राइट। ऐसे कोई ये नहीं कि मैं उसकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी तुम्हारी। ठीक है, समझते हैं LCM और HCF, राइट, LCM एंड HCF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी समझते हैं इसको, क्योंकि ये भी कई लोगों को बहुत गलत आता है ना, बहुत गलत सलत आता है ये, तो समझते हैं इस चीज़ को क्या है क्या नहीं है। अच्छा, LCM HCF शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ पूछनी थी। अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि A माइनस B प्लस 1 ये 0 के बराबर है, ठीक है, और तुम्हें इसको देख के बताना है कि A और B की क्या वैल्यू होगी, बताओ क्या होगी, बोलो क्या कर सकते हैं इसमें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना कि तुम सीधे सीधे A को कॉमन ले सकते हो, देन इट विल बी लाइक B माइनस 1, इधर भी तुम ये बोलोगे B माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इट विल बी लाइक A माइनस 1 इंटू B माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है, अगर A माइनस 1 भी 0, तो इसका क्या आंसर होता है कि या तो A इक्वल टू 1 है या फिर B इक्वल टू 1 है, हो सकता है दोनों ही सही हो, तो A और B की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, बस और क्या। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, क्यों पूछा मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, अब कोई अच्छी बात कर लेते हैं। तो अच्छी बात ये है, अच्छी बात जो है तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली निकाली है, ये आ जाओ कोई। तो नहीं, अभी नहीं करूँगा वो, बाद में, वो मॉडल्स के टाइम पे करेंगे अपन, छोड़ो उसको भी। खैर, अभी अब समझते हैं हम लोग LCM एंड HCF को। ठीक है, तो मैंने थोड़ा तुम्हें HCF के बारे में बताया था अभी स्टार्टिंग में, क्या बताया था मैं LCM और HCF के बारे में। मैंने ये बोला था मैंने तुमसे ये बोला था कि जो LCM और HCF है, जो HCF है उसका मतलब होता है कि तुम हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकते हो, यही बोला था मैंने कि तुम जो सबसे हाईएस्ट चीज़ तुम तुमसे क्या कॉमन ले सकते हो, दैट विल बी HCF। जैसे अगर इसका कुछ अलग सा एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने तुम्हें बोला, मैंने 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इसमें से तुम क्या हाईएस्ट कॉमन ले सकते हो, 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसने बोला HCF ऑफ, मान लो x+1 इंटू x+2 कॉमा x+1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा इसका आंसर, x+1, क्योंकि तुम इसमें से सिर्फ x+1 ही कॉमन ले सकते हो, है ना, जो सबसे हाईएस्ट जो चीज़ तुम कॉमन ले सकते हो वो यही है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कुछ और सोचूं इसमें कुछ और, तो चलो इतना काफ़ी है HCF के लिए, बस कि HCF की तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई कि कॉमन लेना होता है। LCM क्या है, LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी 2 और मोर नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, अब समझते हैं क्या है, क्या मतलब है इसका।
देखो अगर मैं एग्जांपल देखूंगा तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। एलसीएम अगर मैं बोलूँ टू स्क्वायर और मान लो 2 की पावर 3 लिखा है मान लो ये, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3। कोई बोलेगा अगर अभी इसी का अगर मुझे एचसीएफ बनना था तो इसका आंसर आता 2, क्योंकि तुम 2 कॉमन ले सकते थे, पर जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने यहाँ पे कर दिया एलसीएम, तो एलसीएम में इसका आंसर आ रहा है 2 की पावर 3। तो पता है कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ लोग बोलेंगे बेटा एलसीएम जो है एचसीएफ का उल्टा होता है। बेटा ये बेवकूफ़ी मत पहनना तुम मेरे सामने बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो एलसीएम की रियल डेफिनेशन ही क्या है फिर, है ना। एलसीएम की तुम यहाँ पे सीधे 2 की पावर n ले सकते हो एज अ जनरल केस, तो यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्चुअली एलसीएम को ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मानो किसी ने बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ मान लो 10, 15, 18, 20, मान लो इस टाइप से कुछ उसने कुछ बोल दिया। तो इसका जो अंदर मैकेनिज्म चल रहा होता है एलसीएम का वो ऐसा होता है कि पहले तुम 10 लिख लो, 10 को तुम फैक्टर्स में डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 2 × 5, मतलब प्राइम फैक्टर्स में। 15 को कर लो, क्या हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। 18 को अगर तुम करोगे 18 क्या हो जाएगा 6 × 3, 6 × 3 राइट, 6 × 3। तो 6 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, बोलो सही तो है, बोलो यार। 3 × 6 क्या है 3 स्क्वायर, अरे यार 6 क्या हो सकता है 3 × 2, तो 3 × 3 3 स्क्वायर हो गया ना, 3 स्क्वायर इंटू 2। 20 क्या हो सकता है 2 × 10, तो 2 × 10, 10 क्या है 2, 2 × 5, तो एक तो 5 आ गया इंटू 5, और एक 2 इधर से आ गया, एक 2 इधर से आ गया, तो यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब मुझसे बोला कि इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की कंडीशन क्या है कि तुम्हें हर एक बार हर एक का फैक्टर कंसिडर करना है। इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें देखो एक मुझे 2 दिख रहा है, एक मुझे इसमें 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, बस ये 3 फैक्टर्स हैं जो इसमें हमेशा हैं। तो जो तुम्हारा एलसीएम होगा ना, जो तुम्हारा एलसीएम होगा उसमें इन सबके फैक्टर्स होने ही चाहिए। तो हमारे पास 2 की हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो तुम जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको कंसिडर करोगे, तो 2 स्क्वायर आ गया। फिर बात है 3, तो 3 जो है यहाँ पे 3 कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें 3 की सबसे हाईएस्ट डिग्री दिख रही है, मेरे को यहाँ दिख रही है क्योंकि यहाँ तो 3 है सिर्फ, सिंपल सा। तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब 5 जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 ही दिख रही है, तो बस इंटू 5। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस वन, ठीक है। इनका एलसीएम जो होगा वो ये होगा, क्या आएगा इसका एलसीएम 2 स्क्वायर यानी कि 4 × 9 × 5, सो दैट इज लाइक 45 राइट। तो ये 45 इंटू या 45 इंटू 4 दैट इज 90 इंटू 2 दैट इज 180, इसका आंसर आएगा 180, ठीक है। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास है 2 स्क्वायर और 2 की पावर n, तो अगर तुम्हें इसका एलसीएम लेना है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है और इसमें 2 की पावर n है, यानी ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होने वाली है ये, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा छुट्टी, ठीक है। अगर तुम्हें और एग्जांपल लेना है तो अगर मैं और एग्जांपल लूँगा तो मैं बोलता हूँ, मानो मैं बोला x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, कॉमा x की पावर 5। अगर तुम्हें मान लो इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो देखो जो x इंटू एक्स प्लस 1 है, जो x इंटू एक्स प्लस 1 है, इसके वो क्या होगा इसके फैक्टर्स क्या होगा, एक हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, है ना, और x की पावर 5 जो है उसके क्या हो जाएंगे, तो x की पावर 5 का बस यही है x की पावर 5। तो अगर यहाँ x है और यहाँ पे x की पावर 5 है, तो तुम कौन सा कंसिडर करोगे x की पावर 5, फिर x प्लस 1 के लिए तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो x प्लस 1, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया तुम्हारे पास, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस वन। मैंने टेढ़ा क्यों लिखा वैसे ये, अच्छा ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसका, और एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एग्जाम्पल से समझ में आता है हर चीज़। अच्छा कोई बोल देगा मान लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, यहाँ पर है एक्स प्लस 1, बोलो इसका एलसीएम, बोलो 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 क्या इसका एलसीएम होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स में अपने पास क्या है, एक्स में अपने पास पड़ा है मैक्सिमम एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 में अपने पास क्या पड़ा है सिर्फ ये पड़ा है। अच्छा ये ना करके मानो ये होता है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मान लो, और यहाँ पर है एक्स प्लस 1, ठीक है। बोलो अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो x में क्या फैक्टर दिख रहे हैं हाईएस्ट एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 में हाईएस्ट क्या दिख रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी अगर रेशियो ना, ये जो ये काम आएगा तुम्हारे फंक्शंस में, जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे ना तभी बहुत काम में आने वाला है, कि कभी भी अगर रेशियोस टाइप से मान किसी ने बोल दिया एलसीएम ऑफ मान लो 2/3, है ना, सिमिलरली मान लो 7/2 1/3, किसी ने इसका एलसीएम पूछ लिया, तो जब यहाँ पे एलसीएम है तो ऊपर भी एलसीएम हो, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है 2 7 1 डिवाइड बाय HCF ऑफ नीचे वाले दैट इज 3,2,3, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 7 और 1 ये तो तीनों ही प्राइम है, तो अगर तीनों ही प्राइम है तो इनके फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2, हाँ ये क्या होगा, ये होगा 1 × 7, और 1 क्या होगा, ये तो सिंपल 1 × 1 है, तो 1 का मैक्सिमम क्या है 1, 2 का मैक्सिमम क्या है 2 ही है, और 7 क्या है 7, तो इसका एलसीएम तो यही हो गया। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कुछ सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1, तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका एलसीएम इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 14। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, तो अगर तुम इसका HCF लोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ऊपर अगर यहाँ HCF है तो यहाँ पे भी HCF है। ठीक है, HCF ऑफ 271 व्हाट इज दैट, कोई कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ऊपर तो 1 हो गया। नीचे LCM क्या होगा 323 का, अब यार कॉमन सेंस है, 3 का तो सिर्फ 3 आ सकता है, 2 प्लस 2 है मैक्सिमम हमारे पास, तो इसका LCM हो जाएगा 6, तो 1/6 इज द आंसर। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुमने मानो A और B ये कोई दो नंबर है, इसका तुमने LCM निकाला और फिर तुमने इसका HCF निकाला, तो LCM मान लो आ गया L और HCF जब तुमने इसका निकाला इसी चीज़ का A, B का, तो वो मान लो आ गया H, तो L इंटू H जो होगा वो A इंटू B के बराबर होगा। ठीक है, ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। जो सारे प्रूफ्स हैं वो सब नंबर थ्योरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कोई प्रूफ का कोई सेंस नहीं है कि मैं तुम्हें प्रूफ करूँ इस चीज़ को। एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब किसी ने बोल दिया एलसीएम ऑफ 2 एंड √2, तो ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तुम क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, तुम तो ये बोलोगे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पैदा होने वाला है, मैं तुमसे अभी पूछूंगा। आपको बोलेगा ये अनडिफाइंड क्यों है, तो इसका एक बहुत साइंटिफिक नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियसली बहुत कॉमन इसका रीजन है। मैंने बोला था कि 2 और √2 कभी भी, मतलब कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से कभी हम कुछ रिलेट ही नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि √2 का कोई फैक्टर ही नहीं होगा जो इसमें आ जाएगा, है ना। √2 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा, √2 तो √2 है, छुट्टी। ठीक है, तो इसलिए हम कर ही नहीं सकते। एलसीएम तो पूरा एलसीएम HCF जो पूरा कंसेप्ट है आपका वो डिपेंडेंट ही इसी चीज़ के ऊपर है ना, कि फैक्टर्स के ऊपर, और √2 यानी इरेशनल का कोई फैक्टर ही नहीं बना सकते तुम। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि कल अगर मैं तुमसे ये बोल देता कि 2 और पाई, मान लो इसका एलसीएम लेना है तुमको, तुम क्या बोलते, है ना, क्या बोलते, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका आंसर। अच्छा, कोई बोलेगा पाई और पाई स्क्वायर का, बोलो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, इसका आंसर क्या होगा। देखो अब वही मैं, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी ना तुमको, क्या करेंगे। तो देखो जब भी हम बोलते हैं कि एलसीएम ऑफ A, B, कोई दो नंबर है जिसका आंसर आ रहा है C, तो ये जो C है ये पॉसिबल कब है, ये बोलना कब पॉसिबल है, जब C/A और C/B जो होगा वो इंटीजर होगा, वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, तभी पॉसिबल है ये बोलना। तो अगर यहाँ पे तुम देखो, तो अगर पाई और पाई स्क्वायर का किसी के दिमाग में गलती से भी अगर आंसर इसका निकल रहा है कि मे बी सर पाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय पाई दैट इज इक्वल्स टू पाई, एंड पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 तो चलो इंटीजर है, पर पाई तो इंटीजर नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, तो फिर बात खत्म हो गई, ये है ही नहीं फिर तो, है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इनके नहीं एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली √2 √6, ठीक है ना, इसका भी तुम गलती से भी मत बोल देना कि इसका आंसर √6 होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो √6 का, बिल्कुल भी मत बोल देना। पर अब यहाँ पे ना एक बहुत ही कंसेप्चुअल डाउट आना चाहिए अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, मतलब जब मैं बोलूँगा, अगर तुमसे मैं बोल रहा हूँ 1/2 + 1/√2, जरा इसको ऐड करके दिखाओ जरा, कैसे ऐड करते हैं इसको। हम बोलते हैं ना डिनोमिनेटर का एलसीएम ले ले, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले ले, तो तुम सीधे लिख देते हो यहाँ पे 2√2, बोलो यही करते हो, सीधे लिख देते हो 2√2, और ऊपर क्या लिख देते हो, ऊपर लिख देते हैं √2 + 1, सॉरी √2 + 1 नहीं, यहाँ लिख देंगे √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा √2 कॉमन ले सकते हैं अपन लोग, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाता है 1 + √2, 1 + √2, नीचे आ गया क्या 2√2, तो √2 कट गया, सर ये तुम्हारा आंसर हो गया। सर ये आंसर तो सही है, पर जो तुमने ये बेवकूफ़ी करी ना, तुमने 2 और √2 को एलसीएम सीधे लिख दिया 2√2, दैट इज रॉन्ग, तुमने ये नहीं करा, तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या करा, तुमने एक्चुअली में किया क्या ना, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। मैंने तो बोला था ना, मैं तुम्हें रेशनलाइजेशन का रीज़न बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन करते ही क्यों हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ पे आ गया 1/√2, तो √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया √2 और नीचे आ गया 2। अब इसको सीधे सीधे जोड़ दो, तुम्हारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 1 + √2/2, क्योंकि इसका तुम एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 इज 2 ही ओनली, राइट, तो ये 2 ही आ गया इसका एलसीएम, तो सिंपल। समझ में आया क्या आपको यहाँ पे कि रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तो आई होप एलसीएम और एचसीएफ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या रीजन है क्या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी तुम्हें लग रही होंगी कि यार ये तो रटना पड़ रहा है, पर यार ऑब्वियसली बात है कि इसका रीजन जो है नंबर थ्योरी में है।